कॉमर्स स्टडी पोर्टल पर आपका स्वागत करता हूं। लेखांकन की प्रणालियों को पढ़ने के क्रम में आज हम आपसे लेखांकन की एक अन्य प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है रोकड़ प्रणाली, कैश सिस्टम। नाम से ही स्पष्ट है कि यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें अधिकांश व्यवहार नकद में किए जा रहे हैं। मीन्स कोई ऐसी संस्था जिसके द्वारा किए जाने वाले लेन देन मुख्यतः नकद हो रहे हों। मीन्स इन लेन देनों में जो भी व्यवहारिक क्रियाएं हो रही हैं वो धन के लेन देन से संबंधित हैं। मीन्स उधार की संभावनाएं बहुत कम हैं। यह इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसी संस्थाओं में उधार नहीं होता, लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि ऐसी संस्थाओं में उधार जैसी जो क्रिया होती है वो सिर्फ नाम मात्र की होती है। मीन्स ऐसे व्यवहार जो कि उधार होने अति आवश्यक हैं, उन्हीं व्यवहारों को उधार किया जाता है। यहाँ पर अगर सरल शब्दों में देखना चाहें कि रोकड़ प्रणाली या कैश सिस्टम क्या है, तो इसे हम ऐसी प्रणाली जो केवल रोकड़ बही पर आधारित हो। मीन्स हिसाब किताब रखने के लिए इसकी जो प्रमुख पुस्तक होगी वो कैश बुक होगी। मीन्स उसमें रोकड़ बही बनाई जाएगी। उस रोकड़ बही में कैश के आने और कैश के जाने का पूरा ब्यौरा होगा। यहाँ पे एक चीज जानने की आवश्यकता है, यदि कैश आएगी तो उसे बाईं साइड में लिखा जाता है। मीन्स रोकड़ आना, यदि रोकड़ किसी भी कारण से आ रही है, मीन्स अगर हमें कैश रिसीव्ड हो रहा है तो उसे हम किधर लिखेंगे? लेफ्ट साइड में। ऐसे ही यदि रोकड़ का हम भुगतान कर रहे हैं, मीन्स रोकड़ हमारे पास से जा रही है, तो वो उसको लिखा जाएगा, हम दाहिनी साइड में लिखेंगे ना। और ये हमारा हिंदी में कहलाता है रोकड़ का जाना, मीन्स कैश पेड। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रोकड़ बही या रोकड़ प्रणाली ऐसी प्रणाली होती है जिसके डेबिट और क्रेडिट दो पक्ष होते हैं। क्योंकि ये खाता है तो डेबिट पक्ष में धनराशि के आने का ब्यौरा होता है। जिन जिन मदों से या जिन जिन राशियों से हमें रोकड़ प्राप्त हो रही हो उसका लेखा हम इसके डेबिट साइड में या बाईं साइड में करते हैं। और जिन जिन मदों के लिए हमें रोकड़ का भुगतान करना पड़ रहा है उसका लेखा हम इसके दाहिनी साइड में या क्रेडिट साइड में करते हैं। दूसरी चीज है, इस प्रणाली का प्रयोग सामान्यतः गैर व्यापारिक संस्थाओं, यहाँ आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि गैर व्यापारिक संस्थाएं कौन सी हैं। तो गैर व्यापारिक संस्थाओं का मतलब ऐसी संस्थाएं जिनके चलने का उद्देश्य या जिन संस्थाओं के होने का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि ऐसी संस्थाओं की कार्य करने का जो उद्देश्य होता है वो होता है समाज सेवा करना, लोगों की कल्याण की भावनाओं से कार्य करना। जैसे हमारे गैर व्यापारिक संस्थाओं में क्या आते हैं? मंदिर। मंदिरों में तमाम तरह की आय होती है, चंदा आता है, दान आता है, शुल्क आता है, और इस मंदिर के द्वारा ढेर सारे व्यय भी किए जाते हैं। जैसे भिखारियों को भोजन कराना या गरीबों की मदद करना या लोगों की आस्था को बढ़ाना, आस्था को बढ़ाने के लिए, श्रद्धा को बढ़ाने के लिए पूजा पाठ, कर्म कांड आदि कराना यहाँ पे मंदिर का कार्य है। ऐसे ही मुस्लिम धर्म में मस्जिद का कार्य होता है। अनाथालय, ऐसे बच्चे जिनको पालने वाले उनके माता पिता नहीं हैं, उन बच्चों की परवरिश यहाँ की जाती है, ये भी लाभ का उद्देश्य नहीं है। चिकित्सालय, छोटे से शुल्क में, थोड़ी सी फीस में बड़ा सा इलाज करने के लिए सरकार के द्वारा अस्पताल बनाए जाते हैं, तो इनका भी उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। खेल समितियां लोगों में खेल भावना को जागृत करने के लिए, खेल भावना को बनाए रखने के लिए और
खेलों से मनोरंजन प्राप्त करने के लिए ऐसी समितियों का निर्माण किया जाता है। इनका भी उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। नेक्स्ट, साहित्य समिति लोगों को अपने क्षेत्र के साहित्य या अपने देश के साहित्य या विदेशों के भी साहित्य से जागरूक बनाने के लिए, साहित्य को पढ़ने की मदद के लिए तमाम पुस्तकालय बनते हैं, लाइब्रेरीज बनती हैं, जिनमें बहुत छोटे शुल्क में इन्हें बहुत बड़ी मात्रा में सुविधाएं मिलती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि या जैसे विद्यालय है, सरकारी विद्यालय, जिसमें फीस बहुत नाम मात्र की ली जाती है, लेकिन उसमें खर्च बहुत ज्यादा होता है, इसको सरकार बियर करती है। तो इस विद्यालय को चलाने, ऐसे विद्यालय नहीं जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, जिनमें फीस ज्यादा ली जाती है और बच्चों को प्राइवेट तरीके से पढ़ाया जाता है, ऐसे विद्यालयों की चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। हम उन विद्यालयों की चर्चा कर रहे हैं जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिनमें नाम मात्र की फीस है या बहुत कई स्तर तक की कक्षाएं हैं जो निःशुल्क हैं, कोई फीस नहीं लगती है, किताबें फ्री में दी जाती हैं। तो जो ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना ना हो, बल्कि ऐसी संस्थाओं का उद्देश्य समाज के कल्याण का कार्य करना होता है, गैर व्यापारिक संस्थाएं कहलाती हैं। इनको इंग्लिश में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से जाना जाता है। तो चूंकि इन संस्थाओं में कैश ही आता है और कैश ही भुगतान होता है, इसलिए यहाँ पे कैश प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात यह है, तथा पेशेवर व्यक्तियों, पेशेवर व्यक्ति कौन होते हैं? हमने आपको पेशा पढ़ाया है, प्रोफेशन पढ़ाया है, वहां पे हमने आपसे चर्चा किया था कि ऐसे कार्य जिनमें प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है, अनुभव प्राप्त किया जाता है, जिसके द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं और उसके प्रतिफल में धनराशि प्राप्त की जाती है। तो ऐसे कार्य को पेशा कहते हैं, प्रोफेशन इसकी इंग्लिश होती है, और ऐसा कार्य करने वाले व्यक्तियों को पेशेवर व्यक्ति कहा जाता है। इनमें कौन कौन से व्यक्ति आते हैं, कौन कौन से प्रोफेशंस आते हैं? जैसे डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और इंजीनियर। ये लोग क्या करते हैं? अपने ज्ञान, कौशल और अनुभव के द्वारा जो कुशलता प्राप्त करते हैं, उसके द्वारा ये लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं और उन सेवाओं के बदले धनराशि प्राप्त करते हैं। तो चूंकि इनके यहाँ भी सारे कार्य नकद प्राप्त करने से होते हैं और जो भी खर्चे होते हैं उनका भी नकद ही भुगतान करना होता है, इसलिए ये पेशेवर व्यक्ति भी ज्यादा से ज्यादा रोकड़ प्रणाली का ही प्रयोग करते हैं। अर्थात जहां अधिकांश व्यवहार नकद किए जा रहे हों, मीन्स रोकड़ प्रणाली का प्रयोग वहां करेंगे जहां पे जो लेन देन है उनमें अधिकांश लेन देन नकद किए जा रहे हों। नाम मात्र के लेन देन उधार हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई लेन देन उधार हो रहे हैं तो उनके लिए यादाश्त बही बनाई जाती है, जिसको इंग्लिश में मेमोरेंडम बुक के नाम से जानते हैं। तो इनमें क्या होता है कि अगर कोई लेन देन उधार किया जा रहा है तो उसका लेखा तुरंत मेमोरेंडम बुक में कर लिया जाता है, लेकिन जैसे ही वो व्यवहार जो उधार हुआ है, जैसे ही वो व्यवहार नकद में कन्वर्ट होता है, मीन्स वो उधार की गई राशि जैसी वो नकद मिलती है या नकद भुगतान की जाती है, उसका तुरंत लेखा रोकड़ बही में कर दिया जाता है। तो इस तरह से यादाश्त बही हम कह सकते हैं कि यादाश्त बही एक केवल नाम मात्र की बही है और केवल याद रखने के लिए उस बही का निर्माण किया जाता है, और जैसे ही किसी सौदे का लेखा नकद में हो जाता है उस बही में से उसे काट दिया जाता है। इस प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें हम कुछ बिंदुओं के द्वारा भी जान सकते हैं। वे विशेषताएं कौन सी हैं? नकद लेन देन, जो भी लेन देन किए जा रहे हैं नकद में, वे तिथिवार और रोकड़ पुस्तक में लिखे जाते हैं। जैसा कि हमने बताया कि इस प्रणाली की जो प्रमुख पुस्तक होती है वो रोकड़ पुस्तक होती है। तो धनराशि जैसे आती है उसे क्या करते हैं, जिस डेट पे आती है उस डेट को मेंशन करते हैं और उसका लेखा कहाँ पे करते हैं? रोकड़ बही में करते हैं। ऐसे ही जब हम कोई भुगतान करते हैं तो किस तारीख को हम भुगतान कर रहे हैं, किस दिनांक को भुगतान कर रहे हैं, उस दिनांक के साथ हम रोकड़ बही में भुगतान वाले कॉलम में, क्रेडिट साइड वाले में उसकी लेखा हम कर देते हैं। सेकंड इसकी विशेषता है उधार लेन देन यादाश्त बही मेमोरेंडम बुक में लिखे जाते हैं। अभी हमने चर्चा किया कि यद्यपि उधार लेन देन नहीं होते हैं लेकिन कुछ लेन देन हो भी सकते हैं। तो अगर कोई लेन देन उधार हो रहे हैं तो उनका लेखा हम कहाँ करते हैं? मेमोरेंडम बुक में करते हैं, और जैसे ही वो नकद में कन्वर्ट होते हैं उनको मेमोरेंडम बुक से हम काट के और कैश बुक में उनकी एंट्री हम कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संपत्तियों के लिए पृथक रजिस्टर तैयार किया जाना। देखिए जो संस्थाएं होती हैं, चाहे वो अनाथ आश्रम हो, चाहे वो वृद्धाश्रम हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो,
इन सबके पास कुछ न कुछ अपनी संपत्तियां होती हैं। तो उन संपत्तियों के लिए अलग से रजिस्टर बनाया जाता है कि ये संपत्तियां कब प्राप्त हुई हैं, किसके सहयोग से प्राप्त हुई हैं, इन संपत्तियों का क्या उद्देश्य है। आपको बता दें कि आपको इस मैटर पे एक चैप्टर पढ़ने को मिलेगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से। 12th में आपको इस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा, वहां पे आप यहाँ की इसकी न्यूमेरिकल एक्टिविटीज को भी देखेंगे। दूसरी बात मैं यहाँ पे आपसे चर्चा करना चाहूंगा, वार्षिक आय व्यय की गणना आय व्यय खाता बना के किया जाता है। चूंकि ऐसी संस्थाएं हैं कि इनका उद्देश्य लाभ कमाना है ही नहीं, तो लेकिन फिर भी इनको यह जानने की आवश्यकता पड़ती है कि वर्ष भर में हमें कुल कितने की आय हुई और हमने कुल कितने का व्यय किया। क्योंकि जो लोग चंदा देते हैं, जो लोग दान दे रहे हैं, तो वे अपने दिए गए दान और अपने दिए गए चंदे का यह जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने दिया था, ये धनराशि उस उद्देश्य में लग रही है कि नहीं लग रही है। सपोज दैट एक एग्जांपल के रूप में हम बताना चाहें कि अगर एक अनाथ आश्रम है, वहां पे कुछ बच्चे हैं और कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि इस उद्देश्य से दान करना चाहता है कि इस अनाथ बच्चों को, इन अनाथ बच्चों को रोज शाम को 1 गिलास दूध मिले, तो वो जरूर यह जानना चाहेगा कि वो जो दूध है जिसके लिए उन्होंने धनराशि का भुगतान किया है, उस दूध का वो दूध बच्चों को दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह से जो व्यक्ति दान देते हैं, चंदा देते हैं, वे भी अपने द्वारा दी गई धनराशि के उपयोग के बारे में जानना चाहते हैं कि वो उपयोग हमारी हो रही सही तरीके से या नहीं हो रही, उसका मिसयूज तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए भी हमें आय व्यय खाता बनाना पड़ता है। दूसरा उद्देश्य होता है आय व्यय खाता बनाने के लिए कि चूंकि ऐसी संस्थाओं को व्यय तो करना ही है, तो व्यय को करने के लिए आय भी चाहिए होगी। तो जब ये खाता बनाते हैं तो इनको पता लग जाता है कि वास्तव में कितने की आय हुई और कितने का व्यय हो रहा है। तो अगर आय कम है और व्यय ज्यादा है, इसका मतलब आय को बढ़ाना पड़ेगा, मीन्स जनसंपर्क करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, जिससे धनराशि का अर्जन हो सके, धनराशियां प्राप्त हो सके, जिससे इस तरह के संस्थाओं को चलाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष के अंत में चिट्ठा तैयार करना। देखिए ऐसी संस्थाएं भी अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं कि वास्तव में जो संस्था की स्थिति है वो पहले की अपेक्षा सुदृढ़ हुई है या पहले की अपेक्षा कमजोर हुई है। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संपत्तियों और दायित्वों में यहाँ पे देखिए चिट्ठा बनाने का मुख्य जो मेन आइटम्स इसमें होते हैं वो या तो होती है कैश बुक होती है या संपत्तियां होती हैं। तो इनके माध्यम से क्या करते हैं हम इसका, और जो भी हमें व्यय भुगतान करने होते हैं, तो इसके माध्यम से हमें संपत्तियों और दायित्वों के माध्यम से क्या करते हैं चिट्ठा बना लेते हैं, जिससे हमें उस संस्था की आर्थिक स्थिति के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। इस प्रणाली में कुछ पुस्तकें भी प्रयोग की जाती हैं, जिन पुस्तकों के द्वारा इस प्रणाली को विधिवत तरीके से संचालित किया जाता है। उनमें जो प्रमुख पुस्तक है वो है कैश बुक। इसके बारे में हमने आपको बताया कि जब भी धनराशियां मिलती हैं उन्हें हम कैश बुक के डेबिट साइड में या बाएं पक्ष में लिखते हैं, और जैसे ही इन धनराशियों में से किसी को भुगतान किया जा रहा है तो उसे क्या करते हैं हम कैश बुक के क्रेडिट साइड में लिखते हैं या दाहिने पक्ष में लिख देते हैं। तो ये रहा कैश बुक, ये यहाँ की प्रमुख पुस्तक होती है रोकड़ प्रणाली की। दूसरी होती है व्यक्तिगत खाता बही। देखिए जो भी व्यक्ति दान देते हैं, जो भी व्यक्ति चंदा देते हैं या जो भी व्यक्ति शुल्क देते हैं, उन सब के लिए व्यक्तिगत रूप से अलग अलग रजिस्टर बनाया जाता है, जैसे सदस्य रजिस्टर, दान रजिस्टर, चंदा रजिस्टर तथा शुल्क रजिस्टर। ये बनाया जाता है जिससे अलग अलग व्यक्तियों के से किए जाने वाले लेन देनों के बारे में जानकारी रहे कि व्यक्तिगत रूप से उनके जो भी हिसाब किताब है उनको देखा जा सके। नेक्स्ट होता है स्कंद रजिस्टर, स्टॉक लेजर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये संस्था ऐसी है कि यहाँ की जो व्यवहार होते हैं वो लोगों के दान, चंदे और शुल्क के द्वारा चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति फर्नीचर के लिए दान करता है, कोई व्यक्ति भवन के लिए दान करता है, कोई व्यक्ति पुस्तकों के लिए दान करता है। तो इसके लिए अलग से रजिस्टर बना लिया जाता है कि भवन का सामान है, फर्नीचर है, पुस्तकें हैं या प्रयोगशालाएं हैं, उनके भी जो भी सामान होते हैं। दूसरी चीज, ये सामान जो होते हैं ये टूटते भी रहते हैं और नवीन आते भी रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनका क्रय विक्रय भी किया जाता है। तो क्रय विक्रय करने से इनको कितना इनके स्टॉक में है और कितना ये खर्च हो गया,
इसका भी ब्यौरा रखने के लिए स्टॉक रजिस्टर का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वार्षिक आय विवरण, एनुअल इनकम स्टेटमेंट। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आय व्यय खाते बना लिए जाते हैं, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिया जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है वार्षिक आय और व्यय का विवरण मिल जाता है। इसका लास्ट पॉइंट है चिट्ठा, मीन्स इसकी पुस्तकों में चिट्ठा भी शामिल किया जाता है। चिट्ठे के बारे में हमने बताया कि ये संस्थाएं जो होती हैं अपने आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं कि वास्तव में इस संस्था की जो स्थितियां हैं वो सुदृढ़ हुई हैं या पहले की अपेक्षा कमजोर हुई हैं। अगर हुई हैं तो किन कारणों से ये तुलना कर लेते हैं, तो इन्हें पता लग जाता है कि किन कारणों से इन संस्थाओं के चिट्ठे में यह परिवर्तन हुआ है और इसकी आर्थिक स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है। तो ये रहा आपकी कैश सिस्टम के बारे में, या इसको कहते हैं रोकड़ प्रणाली के बारे में। इसके बाद एक प्रणाली पे हम आपसे और चर्चा करेंगे और वो होगी इंडियन सिस्टम, भारतीय महाजनी प्रणाली या भारतीय लेखा प्रणाली। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कैश सिस्टम की बातें समझ में आई होंगी। यदि अभी भी कोई बातें ना समझ में आई हो तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।